Hello everyone, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. Beta, as I have promised you that we will start our crash course. Now it's time. आज हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. बी विद हाई एनर्जी, बी विद पॉजिटिव वाइब. ठीक है, पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करेंगे और बी अटेंटिव. अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो इसका मतलब आप मेरे पिछले वीडियोस को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, तो शुरू करें. चलिए बेटा, एक काम करिएगा, अपने साथ एक पेन और पेपर लेके, एक नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे हम जो छोटी छोटी बातें बोलेंगे ना, आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सको. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है, और आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर दूंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. So without wasting any time, with positive attitude, with high vibes, with high energy, let's start. Chemical reaction and इक्वेशन. जब हम किसी भी केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज में हमें पता है कि हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ जो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो रहा होता है, जो पूरा का पूरा चेंज हो रहा होता है, उसे हम रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे छोटी छोटी इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और प्रोडक्ट के बाद एज ए रिजल्टेंट जो केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. तो जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है ये आपके रिएक्टेंट होंगे और ये आपका प्रोडक्ट होगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट होगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ये देखिए सेम चीज, आपको पता है कि मैग्नीशियम को जब आप एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो ड्रिजलिंग व्हाइट लाइट से के साथ बर्न होता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि जब कभी भी हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे क्या मैग्नीशियम के मास में कोई चेंज होता है? अगर चेंज होता है तो क्यों होता है और क्या होता है, कि क्या वो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए. चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने देखिए सेम एक्टिविटी को परफॉर्म किया है. ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है. ठीक है, चलिए आगे देखिए. यहाँ पे आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बता रहे हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क होता है, कर्डिंग होती है. ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड है, डाइजेशन ऑफ फूड है. ये सारी जो प्रोसेसेस है, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? आपके केमिकल चेंजेस. ठीक है, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल चेंज होगा, तो हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है? देखिए जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, या तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, या फिर कलर में चेंज आएगा, या टेम्परेचर में चेंज आएगा, या कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसकी स्टेट में चेंज आएगा. इनमें से कोई एक चेंज भी देखने को मिल सकता है, मल्टीपल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इट. इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम देख सकते हैं कि देखिए जब कभी भी आपके जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म करेंगे. साथ ही साथ एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप कि जब कभी भी आपके मैग्नीशियम कह रही हूँ, कार्बोनेट्स रहते हैं, जो मेटल कार्बोनेट्स रहते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस. नेक्स्ट आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. जब आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करते हो तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि जब कभी भी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है तो इस टाइप का जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि बेरियम सल्फाइड, जब कभी भी बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है बेटा तो क्या बनता है? बेरियम सल्फाइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. ठीक है, कई बार ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कलर में चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर कब चेंज हो गया? जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराया गया. ठीक है, जैसे वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ग्रीनिश या ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो रहा है. ये कई बार हम सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए भी इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो चेंज इन कलर भी हो सकता है.
फॉर एग्जाम्पल क्विक लाइम से जब स्लेक लाइम बनाते हैं और साथ ही साथ जब लाइम वाटर टेस्ट करते हैं तो वहां पे भी कलर में चेंज देखने को मिलता है। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्विक लाइम को हमने उसमें वाटर ऐड किया तो क्या होगा, वो स्लेक लाइम में कन्वर्ट होगा और जैसे ही क्विक लाइम आपके स्लेक लाइम में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक रिएक्शन में गैस बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, क्विक लाइम के फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज योर केमिकल मतलब रिलीज इन हीट चेंज इन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होती है, उसमें टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक मींस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है बेटा कि चेंज इन स्टेट भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें, बेटा ध्यान दीजिए मैंने मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात नहीं करी है, मैंने क्या बात करी है, बर्निंग ऑफ कैंडल। जब बर्निंग ऑफ कैंडल में देखते हैं, जब मेल्टिंग की बात करोगे वैक्स की तो ये होगा आपका फिजिकल चेंज, और जब इस वैक्स की बर्निंग की बात करोगे तो ये होगा केमिकल चेंज। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये सारे इंडिकेटर्स हैं एक तरीके से जो आपको ये बताते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज को आप केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि बेटा इमेजिन कीजिए हर बार जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखना और फिर जिंक सल्फाइड लिखना और हाइड्रोजन लिखना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो हम केमिकल इक्वेशंस में क्या करते हैं बेटा, हम उन एलिमेंट्स को या उन कंपाउंड्स को उनके सिंबल्स और फॉर्मूलेस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब कभी भी इस तरीके से नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है बेटा, आपकी होती है एक तो स्केलेटल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करें, जब कभी भी रिएक्शंस कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रही होती हैं तो जो आपकी रिएक्शन हो रही होती है वो आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो रही होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, इसीलिए और जिसमें हम इस चीज को देखते नहीं है कि आप सिर्फ हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा कि वहां पे कोई भी सब्सटेंस बना है, कौन सा निकला है या कितने अमाउंट में निकला है, इसको कंसीडर किए बिना हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या केमिकल चेंज हुआ है। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है हम उसको स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट होते हैं, ये आपके प्रोडक्ट होते हैं एरो के इधर वाले, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन, मैंने आपको यही चीज बताई थी बेटा कि जितने इमेजिन कीजिए हमने अभी तक ये पढ़ा है कि एटम को ना तो हम प्रोड्यूस करते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पे तो सल्फर, यहाँ पे देखिए ये तो चलिए बैलेंस्ड है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका मतलब जो ऑक्सीजन का एटम है क्या वो प्रोडक्ट के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गया? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो जो एटम है ना तो वो डिस्ट्रॉय होगा ना ही वो क्रिएट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कंजर्वेशन ऑफ मास में भी कि एटम नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस। ठीक है, चलिए जो रिएक्शन बैलेंस्ड होती है जिसमें मतलब प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट आर डिफर फ्रॉम द प्रोडक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी स्केलेटल इक्वेशन होती है। ठीक है, चलिए, और हमें इसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ बैलेंसिंग अ रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे क्या फॉलो करना पड़ता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बेटा फॉलो करती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आ रहा है बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में लिख लीजिए, जो बैलेंस नहीं है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी चीजें बैलेंस हो जाए।
इसको भी देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगे। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आप देखोगे तो आप आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड आप यूज कीजिए, आपको आ जाएगा। अगर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं। ठीक है, देखिए जो इक्वेशंस होती हैं वो आपको कई सारी चीजें बताने, इक्वेशन में आपको कई बार चीजें कुछ बतानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल वो फिजिकल स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, हीट में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, किस तरीके की कंडीशंस में चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें भी बताने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल सॉलिड के लिए एस सिंबल, लिक्विड के लिए एल सिंबल, गैस के लिए जी सिंबल। एक्वस सोल्यूशन मींस वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसके लिए हम AQ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा ये सॉलिड है, ये गैस है, ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ रहे हैं, ये सारी चीजें। प्रेसिपिटेट के लिए हमेशा डाउनवर्ड सिंबल इस तरीके से, ये दिख रही है, ये प्रेसिपिटेट लिखते हैं। पीपीटी जो वर्ड होता है उसके लिए क्या, ये किसके लिए यूज करते हैं, प्रेसिपिटेट वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हीट चेंज के लिए आप यहाँ प्लस लिख सकते हो, माइनस लिख सकते हो। अगर प्लस लिख रहे हो यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेटा इस प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट निकल रही है, और इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। क्लियर है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बेटा कि जिनमें हीट को, यहाँ पे हीट माइनस में आएगी। ठीक है, और वो रिएक्शन क्या होंगी आपकी, ये देखिए ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, कहाँ गया एंडोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक, मीन्स जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस ही होगी बेटा। ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो क्या होता है इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है विच इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि रिएक्शन को करवाने के लिए हमें सब्सटेंसेस को गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। तो जो ये डेल्टा का सिंबल है बेटा, ये हीट के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। MnO2 जो है ये आपका कैटलिस्ट है। चलो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ व्हाट इज कैटलिस्ट, जल्दी से लिख के बताओ, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ये आपका क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और क्या बन रहा है आपका, मेथेनॉल। चलिए मैं बता देती हूँ अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट और विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन rate of reaction. The substance which do not take participate in chemical reaction but are responsible for the change in rate of reaction. Clear? ठीक है बेटा, चलिए ये देखिए आगे देखिए। यहाँ पे आपको बैलेंस करने की इक्वेशंस दी हुई है, आप टेबल बना के और लेफ्ट हैंड साइड में और जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनमें उनके नंबर्स को सेम कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में और आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बर्निंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बर्निंग हो रही है, ये देखिए ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। मीथेन गैस है, आपकी जो LPG होती है उसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड किया गया है। और प्रेसिपिटेट किसका बना रहा है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड। दिस इज आयरन, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अच्छा चलिए एक बार मुझे ये तो बताइए बेटा, कहाँ लगता है कहाँ अस लगता है, आपको इसके बारे में पता है? जैसे यहाँ पे देखिए ये तो दिया हुआ है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, कब अस लगेगा कब एक लगेगा ये पता है आपको? अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी को सॉल्व कीजिएगा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें जो इक्वेशंस है बैलेंस करने के लिए उनको बैलेंस कीजिएगा।
नहीं आती है कमेंट सेक्शन। चलिए आगे देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो देखिए, कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। जब आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो तो क्या होता है, जब आपके टू एलिमेंट्स, जब टू सब्सटेंसेस कंबाइंड होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, तो इसमें देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, कंबाइंड हो गए हैं। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? देखिए काव्या, क्लियर? ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें कि जब आपका एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, ये इसको जैसे बर्न किया तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक क्लोरेट। चलिए, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है बेटा, जब आप इनको गर्म करते हो, हीटअप करते हो, तो इस तरह के कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, चलो 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 वेरी क्विकली ये सारे रिएक्शन एक बार आप पढ़ के देखिएगा। अच्छा जरा एक चीज तो बताइए, क्या डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी में होती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, आई है ना? वेल, जब तक आप वो लिख रहे हो हम पढ़ते हैं आगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए आपको पता है कुछ एलिमेंट आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। वो सारे एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दें, मींस जब कभी ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दें और किसी भी सब्सटेंस ये रेडिकल के साथ जाके खुद सेट हो जाए, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें लेस रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की बात करनी पड़ेगी बेटा। ये एग्जाम्पल में ये कई बार पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की नेल डाली है, ये जो आयरन की नेल है ये क्या करेगी बेटा, इसमें आयरन जो है, इसका आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और जो ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ये लाइट ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी ये जी नेल है, आयरन की नेल है, इसके भी कलर में चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? आई होप इट इज क्लियर। स्टिल यू फेस एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ये बेटा वैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बात आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी तक तो हमने क्या देखा था, जब आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो हमेशा एक आपका कंपाउंड होगा, दूसरा आपका एलिमेंट होगा, हमेशा ये ट्रू है। लेकिन जब कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो अगर दोनों आपके क्या है, कंपाउंड्स हैं, और इनके जो रेडिकल्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ सिल्वर के साथ यहाँ नाइट्रेट था, तो रिएक्शन के बाद सिल्वर के साथ क्या आ गया, क्लोराइड। यहाँ सोडियम के साथ क्लोराइड था तो यहाँ सोडियम के साथ क्या आ गया, नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं बेटा उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कैसे पता करोगे बेटा, कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रही होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा टू कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही होती है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट हो, आस्क। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि देखिए जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन उससे निकल जाए तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए,
इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। जब इसके साथ ऑक्सीजन निकल रहा होगा तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, ये देखिए। और जबकि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है, एक बार गो थ्रू होइएगा फटाफट से, क्विक रिवीजन, वेरी क्विकली। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगी आपकी रिएक्टिविटी सीक्वेंस। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे, डे टू डे लाइफ में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कहाँ देखते हो। फर्स्ट आ रहा है बेटा कोरोजन ऑफ मेटल। जितने भी मेटल्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हो एयर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। जब हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये लेस रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव नहीं होता है। जबकि हम इसी में ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड्स बनाता है। और जब कभी भी मेटल्स के ऑक्साइड बनेंगे तो जब जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो मेटल्स को कोरोड करने के बाद बनते हैं। वहीं रेसिडिटी ऑफ फूड की बात करें, वो सारे फूड सब्सटेंसेस जिनमें फैट का कंटेंट प्रेजेंट होता है वो सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा कि जब मेटल्स को ग्रेजुअली एक्शन किसकी हो रही है, एयर एंड मॉइस्चर की। ठीक है, या फिर ऐसा कोई केमिकल आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। कोरोजन की बात करें, कोरोजन क्या है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो हीट अप किए जाते हैं। किसके थ्रू, या तो एयर एंड मॉइस्चर की एक्शन होगी या फिर कोई भी केमिकल जैसे कि एसिड हुआ, उनके सरफेस पे अगर ऐसा कोई डाल दिया जाता है तो उसमें होता क्या है बेटा, उन मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी मेटल्स किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल है। वैसे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, बट वो क्या आ रहा है वहां पे, वो कोरोड हो रहे हैं, कोरोड हो रहे हैं। जैसे आयरन है, आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसको आप रस्ट बोलते हो। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग जो रहता है एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन की बात करें, ठीक है जी, आयरन की वीकनिंग, जो कोरोजन है ये रस्टिंग होती है, ये आयरन के ऑब्जेक्ट को वीक बना देती है। ठीक है, चाहे रेलिंग हुई, कार बॉडीज हुई, ब्रिजेस हुई, शिप्स वगैरह हुए, इन सब की लाइफ को छोटी कर देती है। नेक्स्ट आ रहा है रेसिडिटी। रेसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका, जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं फूड स्टफ में उनका, किस वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं जो जिसको आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी। ठीक है, मतलब क्या होता क्या है बेटा कि जो ये ऑयल और फैट है एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो एक अनप्लीजेंट स्मेल का सब्सटेंस और जो टेस्ट जो रहता है वो बहुत बेकार रहता है उसका। ठीक है, इस टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। हिंदी में रेंसिडिटी को आप क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे रेसिडिटी को इन तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। फर्स्ट आ रहा है बेटा एंटीऑक्सीडेंट डाल के फूड में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड ऐसे रहते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, जैसे BHT। BHT क्या होता है आपका, चाहे BHT की बात करो चाहे BHA की बात करो। ठीक है, BHA क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन, और वहीं BHT क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी फॉस्फेट। ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं, दोनों सब्सटेंस। ठीक है, इन पैकेजिंग जब करते हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन गैस फिल करके, जैसे आपने देखा होगा पोटैटो चिप्स हुए, नमकीन हुई, ये सारी जो चीजें हैं जब इनकी पैकिंग हो रही होती है तो उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। अब ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये क्या करती है बेटा,
इस ऑक्सीजन के एक्शन को कम कर देती है। आपको पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के एक्शन को कम करने के लिए ऑक्सीजन के एक्शन को कम करने के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसी चीज को यूज किया गया है हमने चिप्स के पैकेट्स में। ठीक है, आगे देखिए। रेफ्रिजरेशन करके, हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी ऑक्सीजन को अपने जो फूड स्टफ है उनसे रिएक्शन करने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के। एयर टाइट कंटेनर में जब हम डालेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फूड स्टफ है वो आपके खराब नहीं होंगे। ठीक है, और लाइट से दूर रख के, ठीक है, लाइट से दूर रख के क्या होगा बेटा, जो ऑक्सीजन है वो फूड स्टफ से और जो आपके ऑयल और फैट है उनसे रिएक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यस, चैप्टर नंबर 1 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है उसको समझिएगा, कोई दिक्कत आए पूछिए, आस्क। जब तक पूछेंगे नहीं जानेंगे नहीं। ठीक है, और मान लीजिए बेटा अगर आपको कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आती है, एक्सेप्ट दैट, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमें नहीं आता है, आप चीजें नहीं सीख सकते। ठीक है, विद दिस पॉइंट्स, with these thoughts, I will wish you all the best for chapter number 1 and attempt all the questions. Do your best. Thank you.